नमस्कार, द एसडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं देवाशीष कुमार। हमारे खास कार्यक्रम बोलिए नेताजी में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे इस खास कार्यक्रम बोलिए नेताजी में आपका हम परिचय कराते हैं हमारे खास मेहमान से। जानने की ये कोशिश करते हैं कि ये जो खास मेहमान है वो लॉकडाउन के दौरान उन्होंने लोगों तक कैसे मदद पहुंचाई, और सबसे खास बात ये जानते हैं कि इस साल बिहार में चुनाव होने हैं। ऐसे में बिहार में चुनावी वर्ष में ये नेताजी कैसे लोगों तक मदद पहुंचा रहे हैं और राजनीतिक गतिविधियों पर इनका क्या कुछ विचार है। तो चलिए इसी खास कार्यक्रम में आज हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं बोले नेताजी में। AIMIM के MLA हैं कामरून हौदा जी। हौदा साहब, बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी जी नमस्कार सर। शुक्रिया। हौदा साहब, मेरा सबसे पहला सवाल यही रहता है और मैं सब अपने मेहमानों से यही पहला सवाल करता हूं कि लॉकडाउन, चूंकि अभी तो अनलॉक 1 हो गया है, लेकिन लॉकडाउन के समय में आप लोगों तक कैसे मदद पहुंचा रहे थे, क्या कुछ काम आपने किया? आज हमारे साथ पहली बार आप जुड़े हैं, ये तमाम दर्शक जानने की कोशिश कर रहे हैं आपसे। देखिए, लॉकडाउन जो है ये बिना प्लानिंग का केंद्र सरकार और राज्य सरकार का ये लॉकडाउन था। कोई प्लानिंग नहीं था। नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री 8 बजे रात में आते हैं, 8 बजे रात में आकर के घोषणा करते हैं कि 22 तारीख को कि कल से लॉकडाउन है। कोई प्लानिंग नहीं, कोई तैयारी नहीं। इसी तरह से हमारे बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी, जो प्रवासी मजदूर हमारे फंसे हुए थे 27 से 28 लाख बिहार के मजदूर, उनमें अधिकतर मजदूर हमारे सीमांचल के थे, जो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, नेपाल में फंसे हुए थे, और बिना प्लानिंग का इन मजदूरों को बिहार में बुला लिए। नतीजा ये हुआ कि जितने भी मजदूर हमारे प्रवासी मजदूर भाई थे जो आ रहे थे, रास्ते में लोगों पर डंडा चला, इन लोगों पर लाठीचार्ज हुआ। कितने मजदूर तो हमारे रास्ते में आते आते थक करके जब बैठ गए, और कितने एक्सीडेंट के शिकार हो गए, कितनों की जान चली गई। ये बिना प्लानिंग का लॉकडाउन था। और लॉकडाउन में जब बिहार में प्रवासी मजदूर हमारे बिहार आए, बिहार में आने के बाद मैंने कहा कि कोई प्लानिंग नहीं था। क्वारंटाइन सेंटर का जो हाल था, एक एक स्कूल में 20-20 मैंने एक रूम में 20-20 आदमी को, एक तरफ ये लोग कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, सामाजिक दूरी ही इसका बचाव है। सोशल डिस्टेंसिंग कहाँ था? एक रूम में 20 मजदूर को रखा गया, और वो 20 मजदूर को रखने के बाद कहीं पर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं था, और बिना प्लानिंग का। अगर एक स्कूल में 10 कमरा है तो 20-20 को एक एक कमरा में ठूस दिया गया। कामरून हौदा साहब कह रहे हैं कि प्रवासियों की पहले मैं बात कर लेता हूँ कि जो तस्वीरें बिल्कुल बहुत दर्दनाक तस्वीरें आई हमारे पास, जिस तरह से देखिए कि एक बच्चों की बहुत सारी ऐसी तस्वीरें आई जो अपने माँ के शव के साथ रो रहे हैं, सबके साथ खेल रहे हैं, तो ये बहुत भयावह तस्वीर थी। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने जो लॉकडाउन लागू किया उसमें उनकी किसी तरह की तैयारी नहीं थी, मुख्यमंत्री ने भी जो काम किया उनकी किसी तरह की तैयारी नहीं की। पर साहब, बिहार के मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि हमने जैसा काम किया 15 वर्षों में, वैसा काम आज तक पिछले साल में नहीं हुआ है, पिछले 15 वर्षों में नहीं हुआ है। और आप बात कर रहे हैं अगर क्वारंटाइन सेंटर की, तो उन्होंने कहा कि 3000 रुपए की राशि जो है वो सरकार उन तमाम प्रवासी मजदूरों पर खर्च कर रही है। देखिए, इन लोगों का कथनी और करनी अलग अलग है। कहते कुछ है, करते कुछ है। इन लोगों ने यह ऐलान किया, माननीय मुख्यमंत्री जी ऐलान किए कि प्रत्येक प्रवासी मजदूर जो क्वारंटाइन सेंटर में जाएंगे उनके खाते में 1000 रुपया दिया जाएगा। अभी हम लोगों को खबर मिल रही है कि कुछ लोगों को मिला है, मैक्सिमम लोगों को अब तक उन लोगों को 1000 रुपया मिला भी नहीं है। और क्वारंटाइन सेंटर में जिन लोगों को किट देने की बात हुई, एक एक आदमी को किट देना था, 2400 रुपया का किट दिया गया उन लोगों को। मैंने देखा क्वारंटाइन सेंटर में, मैं सुना हुआ बात नहीं बोल रहा हूँ, देखा हुआ बात बोल रहा हूँ कि हमारे क्षेत्र के अंतर्गत पोठिया प्रखंड है। पोठिया प्रखंड में 96 क्वारंटाइन सेंटर बना। 96 क्वारंटाइन सेंटर में 50 से अधिक क्वारंटाइन सेंटर में मैं खुद गया। जब प्रवासी मजदूर वहां पर पहुंचे, वहां पर पहुंचने के बाद फोन करने लगे कि सर हम लोग क्वारंटाइन सेंटर में आ गए हैं, 2 दिन से यहाँ पर बैठे हुए हैं, कोई इंतजाम नहीं है, ना हम लोग को खाने का कोई व्यवस्था है। एक तरफ कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग है, उनसे मिलना नहीं है, और घर वाले खाना ले आकर के वहां पर देते हैं, वही थाली और वही बदना ले आकर के उनको देते हैं, वही थाली घर में जाता है। कहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग है? 2 दिन के बाद जब हम लोगों ने क्षेत्र में निकला, क्षेत्र भ्रमण के दौरान क्वारंटाइन सेंटर में गए, क्वारंटाइन सेंटर में जाने के बाद हमको जो देखने को मिला, प्रवासी मजदूर जो थे हमारे
प्रवासी मजदूर थे जी जो परेशान हाल थे, इन लोग को खाने के लाले पड़े हुए थे। मैंने गया बीडीओ साहब से, सीओ साहब से बात की कि भाई क्वारंटाइन सेंटर में आप जाइए। जाने के बाद प्रवासी मजदूरों का क्या हाल है, इनके हाल को देखिए। एक एक किट देने की एक एक आदमी का बात करते हैं और एक आदमी को एक बाल्टी दिया जाता है एक रूम में। अगर वहां पर 20 मजदूर है, उस बाल्टी से 20 मजदूर नहाते हैं। वहां पर पानी का व्यवस्था नहीं है, बिजली का व्यवस्था नहीं है, स्कूल में पहले से कोई व्यवस्था नहीं था। मैंने कहा कि बिना प्लानिंग का, कोई प्लानिंग नहीं था। पहले तो स्कूल को व्यवस्थित करना था, स्कूल में रहने का व्यवस्था करना था। स्कूल में खिड़की नहीं है, बारिश हो रही है, चारों तरफ से बारिश का झपास आ रहा है, उसी में मजदूर सो रहे हैं, उस बारिश में सो रहे हैं। फिर मैंने सीओ साहब को बोला फोन करके कि भाई यहाँ पर चारों तरफ से पानी आ रहा है और आप किस तरह का व्यवस्था है आपका। तो रातों रात उसमें फिर प्लास्टिक लगवाए। प्लास्टिक लगवाने के बाद मजदूरों का वहां पर थोड़ा सा हिफाजत हुआ। कहीं पर बिजली नहीं है, बिजली का व्यवस्था नहीं है, वहां क्वारंटाइन में ले आकर के मजदूरों को रख दिया गया है। खाने का व्यवस्था नहीं है, क्वारंटाइन को वहां पर ले आकर के रख दिया गया है। 2 दिन 3 दिन के बाद क्वारंटाइन में मजदूरों को खाने का व्यवस्था हुआ। यानी आप 2 टाइम। महोदय साहब, आप ये कह रहे हैं कि जो भी व्यवस्थाएं सरकार को करनी चाहिए वो तमाम अपने क्षेत्र में आपने की, आप लोगों तक पहुंच। चलिए, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये प्रवासी लोग हैं, आपके अपने लोग हैं। मुख्यमंत्री तो यहाँ तक कहते हैं कि प्रवासी शब्द का इस्तेमाल जो है वो नहीं करना है। हालांकि पहले ही मुख्यमंत्री ने प्रवासी शब्द का इस्तेमाल किया था, उसके बाद वो खुद इस मुद्दे पर हट गए थे। चलिए, अब चुनावी साल है, चुनावी मुद्दे पर आ जाते हैं। मजदूर जो है हमारे ही इस इलाके के हैं, हमारे घर के हैं, हमारे घर के बच्चे हैं। ये जाकर के बाहर में काम कर रहे थे। बिहार में आज जो रौनक है, इसी मजदूरों का रौनक है। ये बाहर से कमा करके बिहार को आज रौनक किया है। आज ये लोग बाहर में क्यों कमाने के लिए जाते? आपके पास कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई यहाँ पर साधन नहीं है मजदूरों को खटने का। मैं सीमांचल का बात करूं, सीमांचल में पहले जूट की खेती होती थी। लोगों ने, मैं किसको कहूं, चाहे वो वर्तमान सरकार हो या पूर्व के सरकार हो, चाहे वो केंद्र के सरकार हो या राज्य के सरकार हो, ये सारे लोगों ने किसानों को लॉलीपॉप दिया कि यहाँ पर जूट मिल लग जाएगा। आज तक जूट मिल नहीं लगा। जब लोग अब उस खेती से पलायन होकर के जूट से मुड़ करके अब मक्का की तरफ चले गए हैं। आज मक्का की ये स्थिति है कि 1000 रुपया क्विंटल पर किसान मजबूर है उस मक्का को बेचने के लिए, क्योंकि यहाँ पर प्रोसेसिंग प्लांट नहीं है। प्रोसेसिंग प्लांट अगर होता तो वही मक्का 3000 रुपया क्विंटल किसान को मिलता, 4000 रुपया क्विंटल किसान को मिलता। लेकिन वो 3000 रुपया, 2500 रुपया क्विंटल अगर मिलता है, वो आपको व्यापारी को मिलता है, किसान के हाथ से जब निकल जाता है। कारण है यहाँ पर कोई प्रोसेसिंग प्लांट नहीं है। मैं आपको पोठिया का बात करूं, पोठिया ब्लॉक में अनानास की खेती होती है। एक अनानास आज तैयार हो गया है, अनानास को 10 रुपया में बेचने के लिए किसान मजबूर है। वही अनानास जब यहाँ से दिल्ली चला जाता है, पंजाब चला जाता है, हरियाणा चला जाता है, वो अनानास का कीमत 100 रुपया हो जाता है। अगर अनानास का प्रोसेसिंग प्लांट यहाँ पर होता तो वो अनानास जो 10 रुपया में आज किसान मजबूर है बेचने के लिए, तो उस अनानास का कीमत समझिए कि 40 से 50 रुपया किसान को मिलता। किसान आत्मनिर्भर होता, किसान मजबूत होता। इसलिए कि यहाँ पर प्रोसेसिंग प्लांट नहीं है। यहाँ पर अगर प्रोसेसिंग प्लांट होता तो मजदूर खटते नहीं। मोदी साहब, जो बात आप कह रहे हैं कि यहाँ पर जो भी फैक्ट्रियां नहीं है, प्रोसेसिंग प्लांट नहीं है, इसी के लिए लोगों को, हमारे अपने लोगों को बाहर जाने की जरूरत पड़ती है। तो क्या इस बार ये मुख्यमंत्री के लिए कोरोना वायरस एक सबक लेकर के आया है? क्या जनता इस बार जवाब दे देगी नीतीश कुमार को? इस बार तो ऐसा जवाब देगी कि क्वारंटाइन सेंटर में जो हमारे मजदूरों पर जो लाठीचार्ज हुआ, हमारे मजदूरों को जो पीटा गया, हमारे मजदूरों को जो मारा गया, इसका जवाब अभी 2020 में इलेक्शन में मजदूर दे देंगे। इनको सत्ता से बेदखल करेंगे और यहाँ पर सत्ता में जब जो लोग भी आएंगे, इस सीमांचल का जो बदहाली है, आज सीमांचल का बदहाली, सीमांचल का बेबसी, इस सीमांचल का बेबसी और बदहाली, शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा सीमांचल, स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछड़ा सीमांचल, पानी के क्षेत्र में पिछड़ा सीमांचल, कोई भी यहाँ पर प्लांट नहीं है, प्रोसेसिंग प्लांट नहीं है, उसमें शिक्षा सीमांचल को हमेशा से वंचित रखा गया विकास में। यहाँ के लोगों को, यहाँ पर अकलियत के लोग ज्यादा हैं, 70% आबादी किशनगंज जिला में अकलियतों की है और शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पिछड़ा, अगर आंकड़ा उठा करके आप देखें तो पूरे देश के अंदर
पूरे दुनिया में अगर सबसे पिछड़ा कोई है तो वो हिंदुस्तान है। और हिंदुस्तान के 38 जिला के अंदर अगर आप आंकड़ा उठा करके देखें तो सबसे पिछड़ा शिक्षा के क्षेत्र में वो सीमांचल का ये किशनगंज जिला है। किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, ये सब शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पिछड़े हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे पिछड़े हैं। इनको जानबूझ करके पिछड़ा रखा गया। इनको वोट बैंक बना करके इस्तेमाल करने का लोगों ने काम किया। इस बार इलेक्शन में जवाब दे देंगे यहाँ की जनता कि हम वोट बैंक नहीं है, हमारी एक वोट हमारी ताकत है। हम ऐसे सरकार बनाएंगे, ऐसे सेकुलर सरकार बनाएंगे जो सांप्रदायिक से भी हमें महफूज रखे और हमारे यहाँ पर विकास भी हो। समय की कमी है, मुझे अपने कम शब्दों में आप बताइए कि आपकी पार्टी AIIM का मैनिफेस्टो इस चुनाव में क्या कुछ रहने वाला है? जनता आपको इस बार बिहार में क्यों मौका दे? जनता हमको बिहार में इसलिए मौका देगी कि हमारा मैनिफेस्टो है विकास, हमारा मैनिफेस्टो है सांप्रदायिक ताकत से ऊपर उठना। जो ये लोग सांप्रदायिक ताकत लेकर के लोगों को ठगने का और छलने का काम किया, लोग डर दिखा करके वोट लेने का काम किया, उस एकता को बरकरार रखने के लिए हम बिहार में काम करेंगे। सांप्रदायिक ताकत को उभरने नहीं देंगे और विकास को लेकर के विकास हमारा मुद्दा रहेगा। बिजली, पानी, स्वास्थ्य और कृषि के क्षेत्र में भी हम पिछड़े हैं। हमारा विकास मुद्दा रहेगा। विकास को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। हमारा एकता मुद्दा रहेगा। हमारा एकता यहाँ पर बरकरार रहे। आप जानते हैं, बखूबी जानते हैं कि यह किशनगंज जिला है। पूरे देश में इस किशनगंज से एकता का संदेश जाता है। हमारा जो एकता है, हमारा जो अखंडता है, ये कभी टूटने वाला नहीं है। इसको हम टूटने नहीं देंगे और बिहार में हमारा सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे, इसके लिए भी हमारा मैनिफेस्टो में रहेगा। हम इसलिए आगे बढ़ेंगे और इंशाल्लाह इस बार सारे लोगों ने मिल करके AIMIM को वोट देगी। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी का हाथ को मजबूत करेंगे, अख्तरुल इमान साहब का हाथ को मजबूत करेंगे और एक मजबूत सरकार बिहार में इस बार होगा। इस बार एक मजबूत सरकार बिहार में AIIM बनाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया कमरुल हुदा साहब हमसे बातचीत करने के लिए और तमाम अपडेट और जानकारी देने के लिए। बोलिए नेताजी में इस वक्त हमारे साथ थे MLA कमरुल हुदा साहब, AIMIM के MLA हैं। बहुत सारी बातें उन्होंने कही है कि इस बार अगर जनता उन्हें मौका देती है तो जो एकता और अखंडता की बात इनकी पार्टी करती है वो इस बार पूरी तरह से बिहार के जनता के लिए निभाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा, कहा क्वारंटाइन सेंटर की जो हाल है, बदहाली है, वो बद से बदतर है। हालांकि नीतीश कुमार इस पूरे मसले पर अपना पीठ थपथपा जरूर रहे। बोले नेताजी में फिर से आपकी किसी और नेता से मुलाकात कराएंगे, तब तक के लिए बस इतना ही। आप घर पर रहें। कोरोना वायरस की जंग को अगर तोड़ना है तो घर पर रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। नमस्कार।